गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। आज आप लोगों से मैं कभी नहीं कहती कि आप लोग जो है आप लोगों ने सुना होगा मैं कभी कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने शेयर करने के लिए नहीं कहती, मगर फिर भी कभी कभी मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे ना कहने के बाद भी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और क्योंकि हर इंसान को काम करने की प्रेरणा तभी मिलती है जब उसके अच्छे वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपसे भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे अच्छे वर्क को अप्रिशिएट करें। काम तो मैं अच्छा ही कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से ये एक छोटी सी उम्मीद है। अगर आप इस उम्मीद को पूरा कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। तो मैं वो हमेशा मेरी चीज चलती है, अगर पूरा करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मेरा एक काम था ये कहना कि चैनल को अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। चलिए, नया बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से। तो जो लोग, मैं आप लोगों को एक चीज कह रही हूँ, पेपर नवंबर में नहीं होना है। र्यूमर्स हैं नवंबर में पेपर नहीं होगा। ये पेपर अभी जो है इसको होने में टाइम है। तो दोस्त हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन, अब भी आप एडमिशन जो है ले सकते हैं। आपको इंग्लिश सूत्रा में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स हैं। नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं। आप लोगों को सारा जो चीज मटेरियल है वो सारी चीज आपको मिलती है। यूट्यूब पर जितना मैं कंटेंट मटेरियल देती हूँ उससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। इसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों की क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं। तो बाकी इसके लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 789578937338। और चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करते हैं। इंग्लिश वर्ब्स हैव 3 moods, which of the following does not fall under these moods? moods मतलब होता है कि हाउ अ वर्ब वर्क्स। तो इंग्लिश के जो moods हैं वो कौन कौन से हैं? इंडिकेटिव, इंडिकेटिव का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। इंडिकेटिव मूड का मतलब होता है स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस जो होते हैं तो उसके लिए इंडिकेटिव मूड कहा जाता है कि ही सिंग्स वेल, डिड ही सिंग वेल, तो ये इंडिकेटिव मूड है। सब्जंक्टिव मूड होता है कि जब हम किसी चीज की जो है कल्पना करते हैं तो सब्जंक्टिव मूड होता है। तो द इफ आई वर अ किंग, इंपेरेटिव, कमांड एंड ऑल दैट। तो ये 3 तो मूड्स हैं, इनमें से कौन सा मूड नहीं है? तो द आंसर इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि जब व्हेन द नाउन प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव जो है इट इज नॉट द मूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड। जॉन इज इल फॉर 5 weeks। अगर सिंस और फॉर आता है तो सिंस और फॉर के जिस टेंस में यूज होता है, अगर आपके डायनामिक वर्ब्स हैं, अगर डायनामिक वर्ब्स हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर आपके स्टैटिक वर्ब्स हैं तो आपका यूज होता है, स्टैटिक वर्ब है तो यूज होगा दैट विल बी परफेक्ट टेंस। अब यहां ये देखिए, जॉन इज इल फॉर 5 weeks। यहां हम वर्ब है ही नहीं तो हम यहां पर यूज करेंगे परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज। मेन वर्ब नहीं है तो उसके साथ हम मेन वर्ब के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बी, वॉज, बीन जो है वो लगा देंगे। तो जॉन हैज बीन इल फॉर 5 weeks, तो यह आएगा हैज बीन। नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइंड वर्ड, पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। ये है नाउन, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो चीज क्या होती है? एडजेक्टिव। तो इसीलिए इसका आंसर है एडजेक्टिव। With reference to the superlative adjective, which of the following statements are true? Superlatives normally consist of either est added to the end of an adjective, यानी कि इसका मतलब ये है कि superlatives में est फॉर्म ऐड कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर यहां पर है तो ब्राइट जो है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, तो यहां पर हम इसमें ब्राइटेस्ट कर देंगे। ब्राइटेस्ट जो है वो इसमें हमने इसमें est जोड़ दिया, तो ये वाला पॉइंट यहां तक ठीक है।
एंड द प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, बिल्कुल द ब्राइटेस्ट, क्योंकि इसको हम स्पेसिफिकली बताते हैं। द मोस्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द एडजेक्टिव, बिल्कुल अगर किसी का EST लगा के नहीं बनता तो उसके आगे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम लगा देते, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। Second, the adjectives good and bad also conform to the regular superlative forms mentioned in the statement 1. Good और bad जो है वो रेगुलर फॉर्म्स में नहीं आते हैं, क्योंकि गुड का जो है जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो बेटर, और जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी वो बेस्ट। ऐसे ही बैड वर्स एंड वर्स्ट होती है, तो ये इसमें इन फॉर्म्स में गुडेस्ट बेडेस्ट नहीं लगाते हैं, इसीलिए ये कंफर्म नहीं करती है ऊपर वाले रूल को। तो जब कंफर्म नहीं करती है तो इसीलिए इसमें केवल स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, तो आंसर है इसका ए, दैट इज ओनली 1। At the interview, Sameer answered our questions nonchalantly, shrugging his shoulders. The underlined word is a. अगर इस क्वेश्चन को समझे तो ये है कि एट द इंटरव्यू में समीर ने जो क्वेश्चन के आंसर करे कैसे, हाउ, तो नॉनशलेंटली, यानी कि बिल्कुल उदासीन होकर, हाउ नॉनशलेंटली, हाउ का जवाब दे रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एन एडवर्ब। Which of the following sentence has a gerund? एक gerund जो होता है वो वर्बल नाउन होता है, इट मीन्स इट वर्क्स जब वो नाउन का काम करता है, वर्ब होते हुए भी वो नाउन का काम करता है। He found that parking was difficult. He found what? That parking, ये नाउन क्लॉज, ये आपका नाउन क्लॉज है। और ये देखिए he says that he was, यहां पर ये जो काम कर रहा है ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आई वर्ब की ING फॉर्म है। आई सॉ फ्लेम्स राइजिंग एंड हर्ड पीपल शाउटिंग, तो यहां पर भी जो है ये वर्ब का काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, मैंने उसे डोर के पास खड़े हुए देखा। तो यहां पर सेंटेंसेस में जेरंड किस में है, ही फाउंड क्या, दैट यहां पर ये जो है नाउन का काम कर रहा है, तो यहां पर हम इसको लगाएंगे। ठीक है जी। व्हाट का जवाब देता है, इसलिए भी लगाते हैं। पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। तो यहां जो है पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है अंडरलाइन वर्ड की, द फ्लावर गार्डन। तो अब आप यहां पर ये देखिए कि गार्डन इज अ नाउन, और जो नाउन के जस्ट पहले आता है वो एडजेक्टिव है, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। तो यहां पे वैसे अगर अकेला फ्लावर लिखा होता तो दैट विल बी अ नाउन, लेकिन जब कंपाउंड नाउन्स आ जाते हैं तो पहला बाद वाला नाउन और पहले वाला एडजेक्टिव माना जाता है, इसीलिए ये माना जाएगा एडजेक्टिव। Somebody will pay for this is an example of which of the following? कोई ना कोई इसके लिए पे करेगा, तो ये कंपेयर्ड इन्वर्टेड सब्जेक्ट, ये कुछ नहीं होता कंपेयर्ड इन्वर्टेड सब्जेक्ट। इन्वर्टेड सब्जेक्ट का मतलब होता है इन्वर्जन, यानी कि जिसमें वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे ये अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं हार्डली हैड ही एंटर्ड, तो ये जो है हमारा इन्वर्टेड सब्जेक्ट है, हार्डली हैड ही एंटर्ड। सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन, प्लूरल इंडे, somebody जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं कहते बल्कि जनरल सेंस में बात करते हैं। तो somebody is an example of a singular indefinite pronoun. Add the appropriate question tag to the following sentence. Question tag का मतलब होता है जब हम अपनी बात को कंफर्म करते हैं, ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो लेट्स वॉच अ मूवी, जब किसी को किसी काम को करने के लिए एक प्रपोजल दिया जाता है तो उसके साथ लगाया जाता है shall we, तो यहां आएगा इसका टैग होगा that will be shall we. The committee meets here every Sunday. The underlined word is, सबसे पहले आप यहां देखिए कमिटी के साथ मीट्स लगा हुआ है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है विच कैन ओनली बी फेल्ट, जो उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन दो नाउन्स मिलके बनते हैं। प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता तो इट्स अ कलेक्टिव नाउन, जब बहुत सारे लोगों या चीजों को जिनमें सेम क्वालिटीज होती हैं उन्हें मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो द कमिटी मीट्स हियर एवरी संडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन।
आफ्टर ही, अब ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म लगानी है. आफ्टर शी डैश हर टी शी फेल्ट रिफ्रेश. चाय पीने के बाद उसे रिफ्रेश फील हुआ. पहले चाय पी तो जो एक्शन पहले हुआ दैट जो है वो पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनेट में. तो चाय पीना पहला है. आफ्टर शी हैड हैड टी, तो यहां ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैड जो है वो मेन वर्ब है. Now the streets dash as parking places since the pavements have been encroached upon by the shopkeeper. आज अब streets जो हैं वो यूज की जा रही हैं पार्किंग प्लेस, यूज की जा रही हैं किसी के द्वारा. तो पैसिव वॉइस हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया. तो streets आर बीइंग यूज की जा रही हैं. तो स्ट्रीट्स आर बीइंग, अगर यह होता स्ट्रीट्स आर यूज की जा रही हैं तो स्ट्रीट्स आर बीइंग यूज्ड सिंस द पेमेंट्स हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन बाय द शॉपकीपर्स. यू ओबेड ऑर्डर, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड. जब कंडीशनल का जो थर्ड कंडीशनल होता है यानी कि परफेक्ट कंडीशनल जब हम लगाते हैं तो उसमें हम एक ऐसी स्थिति बताते हैं जो पास्ट में कोई काम हो सकता था बट किसी कारणवश वो काम हो नहीं पाया. पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर हो नहीं पाया. अगर तुमने ऑर्डर्स ओबे किए होते तो ये डिजास्टर नहीं होता. ये पास्ट में मतलब डिजास्टर हो गया. हैड यू ओबेड ऑर्डर्स दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड. तो यहां आएगा हैड. ये पास्ट कंडीशनल है. अब बनियन ट्री डैश टू बी हेयर व्हेन वी वर चिल्ड्रन. अगर पास्ट की किसी डिसकंटिन्यूड हैबिट को, डिसकंटिन्यूड चीज को बताते हैं तो उसके लिए जो हम मॉडल यूज करते हैं वो होता है यूज टू. तो अब बनियन ट्री यूज टू बी द हेयर व्हेन वी वर चिल्ड्रन. When fire breaks out, one not use the lift but take the emergency stairs down. जब आग लगती है तो नहीं लेनी है. किसी को जनरल सलाह दी जा रही है. जनरल वे में जब सलाह दी जाती है यानी कि किसी को फोर्स नहीं किया जाता मगर जनरल वे में सलाह दी जाती है तो शुड का यूज किया जाता है. तो यहां आएगा दैट इज शुड. What is the grammatical status of the underlined word? Everybody joins hands and dances round. Everybody, हर एक किसी ने, ये 2021 का क्वेश्चन है. Everybody joins hand, हर किसी ने अपने हाथों को जोड़ा. And dances round, dances how, गोल गोल घूमने लगे. गोल गोल, dances how, गोल गोल. Dances round, गोल गोल. Dances how, तो how का जवाब दे रहा है. That's why it's an adverb. I must finish the work today. The underlined modal auxiliary shows. अगर must है, must से necessity पता चलती है, compulsion पता चलता है, obligation पता चलता है, लेकिन यहां पर जो बताया जा रहा है must क्या बता रहा है कि मुझे आज वर्क फिनिश करना ही है. तो that is necessity. It is necessity. compulsion दूसरे के लिए सेंस में कहा जाता है, अपने लिए है तो necessity के सेंस में यूज करते हैं. तो यहां आएगा आवश्यक. Which of the following sentences is grammatically correct? इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? The state of his affairs was such as cause anxiety to his creditors. अगर आप यहां देखिए तो यहां सब्जेक्ट स्टेट है तो यहां पर वर नहीं was होना चाहिए था. The rise and fall of the tide is due to lunar influence. Rise and fall को एक ही सब्जेक्ट माना जाता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगता है. द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड. वैसे भी आप यहां पर अगर देखें तो राइज के आगे दा लगा हुआ है, फॉल के आगे नहीं, यानी कि सब्जेक्ट एक ही है. तो यहां पर ये बिल्कुल सही है सेंटेंस. द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स, विद के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा तो इज आएगा. संस्कृत एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लगाया जाता है. तो ये सब गलत है. तो जो ठीक सेंटेंस है वो है हमारा द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following sentences has a transitive verb? Transitive verb का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट होना, यानी कि जब वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर देता. द डॉग वेंट मैड. डॉग की क्वालिटी बताई गई है और कुछ नहीं. ऑल एनिमल्स डाई वर्ब है. द मैन किल्ड वॉट? अ स्नेक. किल्ड का एक्शन स्नेक पर ट्रांसफर कर दिया गया तो इसीलिए यहां पर ये ही ट्रांजिटिव वर्ब वाला. शी हैज फॉलन asleep. दैट इज नॉट, एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा. Which
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है एक्शन घूमकर सब्जेक्ट पे आना, जैसे ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली वर्ब्स के बाद लगते हैं। इनमें से किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, द बुक इज माइन, ये पोजेशन बता रहा है। दीज आर लेम एक्सक्यूजेस, यहां पर जो है ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। शी हरसेल्फ सॉ इट, अब इसमें जब क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसमें हरसेल्फ को बताया गया था। ये हरसेल्फ जो है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर है हरसेल्फ। देखते ही लोग ये सोचे कि भाई ये एफ क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हरसेल्फ इज, जब सब्जेक्ट के एकदम बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन लगाया जाता है तो वो सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए होता है, एक्शन घूमकर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। In which of the following sentences the word water has been used as an adjective? Water the plant, ये verb की तरह यूज हुआ है। Bring some water, ये noun की तरह यूज हुआ है। Fish is a water animal, animal noun है, noun के just पहले water adjective की तरह यूज हुआ है, तो the correct answer is this। And नीचे भी safe water में water noun की तरह यूज हुआ है। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब आपको मैं बता रही हूं। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब्स जो चेंज होते हैं टेंसेस के हिसाब से अपने साथ प्रेपोजिशंस लेते हैं, इन्हें फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। द स्टूडेंट्स लाफ्ड एंड डैश फ्रॉम हिम, स्टूडेंट्स हंसे और वहां से खिसक गए। तो खिसकने के लिए मूव अवे, मतलब वहां से निकल जाने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? तो दैट इज एज्ड अवे। बाकी के भी है, क्लोज डाउन बंद हो जाना, ड्रॉप्ड गिरना, फेल अपार्ट बिखर जाना। और एज्ड अवे का मतलब होता है चुपके से निकल जाना, ठीक है, वहां से साइलेंटली हट जाना। ही इज वेरी इल बट ही विल, एक ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है पुल थ्रू, यानी कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर लेना। टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसके लिए जो हम फ्रेजल वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं पुल थ्रू, कि हालांकि वो बहुत बीमार है बट ही पुल थ्रू। इट मींस कि वो जो है इस डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर लेगा, तो पुल थ्रू। The vice president was invited to give dash prizes to the winners। देखिए, give on या give upon का मतलब होता है कि कोई चीज को छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। अब give away का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, एज अ फ्री गिफ्ट भी होता है, तो गिफ्ट देना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए it was invited to give away prizes to the winner। तो अवे वैसे भी दूर के लिए यूज किया जाता है, to give away prizes। No one dash टू ऑफर हेल्प। अब ये देखिए, केम अक्रॉस अचानक मिल जाना, केम फॉरवर्ड आगे आना, केम अपॉन जो है अचानक से किसी से, अचानक से मतलब ऐसी अवसर मिलना और एकदम से मिल जाना, बाय चांस मिल जाना। तो ये आप खुद देखिए, नो वन केम अक्रॉस टू ऑफर हेल्प, नो वन केम फॉरवर्ड, आगे आना, आगे बढ़कर किसी ने मदद नहीं करी, तो उसके लिए आप यूज करेंगे केम फॉरवर्ड। He was not able to dash what went wrong। जब हमें किसी चीज में यह ढूंढना होता है कि भाई क्या गलती हुई, हमने क्या ऐसी गलती कर दी कि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसी क्या परेशानी हो गई कि लोग हमें जो है लोगों को बता नहीं रहे, ऐसी क्या बात हो गई, तो हम जो है ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कहते हैं फिगर आउट करना, किसी चीज को पहचानना, तो दैट इज फिगर आउट। ये काउंट ऑन होता है, तो काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पर रिलाय करना, और फॉल थ्रू का मतलब होता है कोई चीज जो है वो एक फेलियर। ही इज अ स्कूल डैश, जब कोई व्यक्ति कोई स्कूल को बीच में ही छोड़ देता है, पढ़ाई पूरी नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट। तो ही इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, टपक गया स्कूल से। ही डैश हिज फ्रेंड्स क्लेम, अब उस किसी की बात को सपोर्ट करने को क्या कहा जाता है? बैक्ड अप। ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम, उसने अपने फ्रेंड के दावे को क्या करा? बैकअप किया, यानी कि सपोर्ट करा। अब यहां पर यह आएगा बैक्ड अप।
द न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एबल टू बियर डाउन ऑल ऑपोजिशन। बियर डाउन इन द, कि जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है वो बियर डाउन से ये हो सकता है कि भाई कहीं बर्दाश्त करने के सेंस में नहीं है। बियर डाउन का मतलब होता है ऐसे ऐसे किसी की तरफ आगे की ओर बढ़ना, किसी को धमकाने के सेंस में, ओवरथ्रो करने में, यानी कि उखाड़ के फेंकने के सेंस में, किसी को डराते हुए आगे बढ़ना। तो न्यू मिनिस्टर हैज बीन एबल टू बियर डाउन, यानी कि उखाड़ फेंकने में जो है न्यू मिनिस्टर जो है वो जो ऑपोजिशन है उसको डराने में, उसको उखाड़ फेंकने में वो बहुत ही जो है वो एबल हैं। तो इसे कहेंगे दैट इज ओवरथ्रो। कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। कॉल इन का मतलब होता है डॉक्टर को बुलाओ। तो बुलाने के लिए जो हम कॉल इन, जो ये फ्रेजल वर्ब है, इसका जो मीनिंग है दैट इज समन। तो समन मीन्स होता है बुलावा भेजना। तो कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली, इट मीन्स समन अ डॉक्टर इमीडिएटली। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लेकर आई। अब मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा ये सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।